गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं IAS अख्तावत एजुकेशन के माध्यम से HP एजुकेशन के माध्यम से जैसे कि रोज हमने एक जीके की श्रृंखला चालू की है, उसी के तहत हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। और कल हमने एक बात करी थी राजस्थान के एकीकरण कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 जुलाई 1947 हम बात कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। एक या दो क्वेश्चन दोस्तों इससे आता है और आपको इसको अच्छी प्रकार से रट लेना है, याद कर लेना है कि राजस्थान के एकीकरण से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और अब आने वाले दिनों में जो ट्रेड है एग्जाम का, जो ट्रेड है RPSC का, जो ट्रेड है अधीनस्थ चयन बोर्ड का, वो किस ओर जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हमको लगभग प्रत्येक पक्ष से, प्रत्येक पहलू से, प्रत्येक एस्पेक्ट से देख लेना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और आने वाला समय थोड़ा सा टिपिकल है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वेश्चन की जो डीपनेस है, जो डीप क्वेश्चन है, वो ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना रहती है। इसलिए हमको समग्र ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि उस एकीकरण की पृष्ठभूमि की कि पहले देखिए एकीकरण जो 7 चरण है उसका कोई प्रश्न आपसे पूछेगा तो वो 100% फैक्चुअल बेस होगा, वो फैक्ट होगा जो रटने का होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने फैक्चुअल बेस न देकर अगर वो उससे पहले पृष्ठभूमि में चला जाता है या एकीकरण के परिणामों पर चला जाता है तो वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा। और एनालिटिकल क्वेश्चन अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी को या कंपटीटर को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और सोचने के लिए मजबूर करते हैं तो वहां पर जब व्यक्ति को सोचना है तो आप समझिए कि एक तो एग्जाम का लोड, जो एग्जाम फोबिया जिसको हम बोलते हैं, वो एग्जाम का लोड हमारे दिमाग में उस समय रहता है और एग्जाम का लोड रहने के कारण कुछ क्वेश्चन एग्जाम फोबिया की वजह से हमारे से गलत होते हैं। तो ये क्या है कि सबसे होता है, हालांकि जो सफल होते हैं, जो टॉपर होते हैं वो भी करते हैं और जो असफल होते हैं, जो डाउन में होते हैं, वो लोग भी इस गलती को करते हैं। पर अंतर केवल इतना सा रहता है कि जो सफल होते हैं वो लोग इन गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, कम से कम होती है उनसे, और एक गलती को दोहराने की भी वो दोबारा एक गलती को दोहराते भी नहीं है। और जो लूजर होते हैं, जो बाय द वे किसी वजह से असफल हो जाते हैं, वो ये गलती को क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो एग्जाम फोबिया का शिकार हो जाते हैं। तो हमको क्या है कि एग्जाम फोबिया का शिकार नहीं होते हुए प्रत्येक हर उस चीज का इतनी बारीकी से एनालिटिकल कर लेना है, इतनी बारीकी से हमको उसका अध्ययन कर लेना है कि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। इसीलिए मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में कहा था कि हम आसपास के दायरे को क्लियर करके चलते हैं, आसपास के दायरे को लेके चलते हैं, ऑथेंटिक बुक्स से आपके लिए मटेरियल को चुनते हैं। ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये जो नोट्स, जिस नोट से हम अध्ययन कर रहे हैं, ये नोट्स आज के नहीं, ये नोट्स 2008 से बनते हुए आ रहे हैं। 2008 से लगा के बनना प्रारंभ हुआ, 2020 लगभग 12 से 13 साल का इसके अंदर निचोड़ है। और 12 से 13 साल में जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन सब का निचोड़ इसके अंदर है। तो मुझे ये आशा है कि इसका जो लाभ है आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे, और मुझे आपसे अपेक्षा भी है कि आप आने वाले प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकें, सफलता के नए परचम लहरा सकें, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है और उसी वजह से हम इस श्रृंखला को लेकर आए हैं। देखिए, एक पॉजिटिविटी जो होती है, एक पॉजिटिव अप्रोच जो होती है, उससे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 100% एक मशहूर शायर ने कहा है कि चांद को निशाना बनाओ, चूक भी जाओगे तो तारे बन जाओगे। मतलब इतने बड़े गोल को लेकर चलो, अगर भाई अगर हम चूक भी गए तो एक नौकरी तो हमको प्राप्त हो सकती है। वैसे निशाना हमको चांद को ही बनाना है और कोशिश ये करनी है कि अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगा के उसी चांद को पकड़ना है जिसके लिए हमने पढ़ना चालू किया है। पर फिर भी हमको आसपास के दायरे को भी लेके चलना है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की, राजस्थान के
जो हमने सबसे पहले पढ़ा है राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, दूसरा हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और तीसरे में हम राजस्थान के एकीकरण के हमने 2 वीडियो अभी तक बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो राजस्थान के एकीकरण का होगा। और दोस्तों आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि क्वेश्चन बाहर से नहीं, इसके बाहर नहीं आएगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ऊपर वाले की दया है, आने वाले समय में भी ऐसा होगा कि क्वेश्चन अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग ने 2 प्रपत्र तैयार किए थे। पहला प्रपत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको हमने विलय पत्र भी कहा था, जिसको हमने सहमति पत्र भी कहा था। और दूसरा जो है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये 2 प्रकार के जो विलय पत्र हैं, 2 प्रकार के जो प्रपत्र हैं, ये तैयार करता है 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग तैयार करवाता है। रियासती विभाग तैयार करवाता है। और रियासती विभाग का प्रमुख हमने पहले बात कर ली थी, सरदार पटेल है, और इसके सचिव है वी.पी. मेनन। सचिव हैं वी.पी. मेनन। देखिए यहां पर हम बात एक बार फिर रिपीट करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के शार्दुल सिंह साहब जो हैं वो सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। बीकानेर देखिए रियासत ऐसी है जो थोड़ी सी एग्रेसिव रियासत है। बाद के समय में, बाद के इतिहास में, कि बीकानेर के गंगा सिंह जी इस मामले में बड़े एग्रेसिव, उन्होंने कई कार्य ऐसे किए थे, जैसे गंगा रिसाला सेना बनाई थी, इसको ऊंट छाप सेना कहा जाता है। वो बॉक्सर युद्ध में लड़ने गए थे चाइना में, ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी वो व्यक्ति है जिन्होंने वर्साई की संधि 1919 वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले गंगा सिंह जी पहले और एकमात्र अश्वेत व्यक्ति थे, और जो भारत से उनको स्पेशल इनवाइट किया गया था कि आप वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कीजिए, जो प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, तो बीकानेर जो वो रियासत है जहां पे कई काम पहले हुए, बीकानेर का ही राजा जो 1857 की क्रांति के दौरान सरदार सिंह जी है, सरदार सिंह जी अपनी सेना को लेके राजस्थान से बाहर चले गए थे, अंग्रेजों की मदद के लिए गए थे, वो बांडुल पंजाब। तो ऐसा करने वाला ये एकमात्र राजा था जो अपनी सेना को लेकर 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों को दबाने के लिए, अंग्रेजों की मदद करने कहां चले गए थे? पंजाब, बांडुल चले गए थे। यहाँ पर भी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वहां पर हस्ताक्षर करने में भी सबसे पहले शार्दुल सिंह जी हैं, और शार्दुल सिंह साहब कहां के हैं? तो बीकानेर। ये बात हमने की थी। एक अंतिम समय में हस्ताक्षर किसने किए? तो उदयभान सिंह जी ने किए, जो कि धौलपुर के हैं। उदयभान सिंह जी तो हालांकि भारत में ही रहना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने अंतिम समय में हस्ताक्षर किए। और 2 रियासतें ऐसी थी जिसकी बात हमने की थी, शाहपुरा ने किशनगढ़, जिससे हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे क्योंकि उनका वजूद इतना ज्यादा नहीं था, इतनी बड़ी रियासतें थी भी नहीं वो। और दूसरी चीज हमने एक बात की थी कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किया, इन दोनों को तोपों की सलामी का अधिकार भी था। उसी के साथ हमने कोटा की तोपों की सलामी की बात भी की थी और करौली की तोपों की सलामी की बात भी की थी, जिनको हम 1857 की क्रांति जब हम पढ़ाएंगे उसके अंदर बकायदा आपको रिपीट किया जाएगा और कहा जाएगा कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात तो हुई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। दूसरी बात हम करते हैं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। तो दोस्तों ये इस प्रपत्र का नाम था यथास्थिति प्रपत्र। यथास्थिति प्रपत्र ये वो प्रपत्र था इस पर उन राजाओं को हस्ताक्षर करने थे जो ना तो भारत संघ में मिलना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। ऐसे राजाओं को इस पर हस्ताक्षर करने थे। लेकिन
संयोग से ऐसा कोई भी राजा यहाँ पर नहीं था, इसीलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। ये ध्यान रखना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए, किसी ने हस्ताक्षर नहीं। बात हो गई 25 जुलाई 1947 को 2 प्रपत्र तैयार करवाए, एक पर किस किस ने साइन किए, एक पर किसी ने साइन नहीं किए, ये ध्यान रखना। अब कुछ फैक्ट है, आप देख लीजिए। ये जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण जो होता है वो 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में हो रहा है? 7 चरणों में। फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है, पर बाय द वे अगर एग्जाम में आ जाए कि 7 नहीं हो 6 चरण, देखिए अगर विकल्प में 7 है तो 101% आपको 7 करना है। एकीकरण कितने चरणों में पूरा हो रहा है? तो 7 चरणों में एकीकरण पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक पुस्तक है, वो पुस्तक बताती है कि एकीकरण 6 चरणों में हुआ, ठीक है। एकीकरण हुआ है 6 चरणों में, ये पुस्तक कह रही है, ऑथेंटिक पुस्तक है, इतिहासकार 2 इतिहासकार है उनकी पुस्तक है। तो अगर ये आपको 6 चरण उस समय ध्यान रखने हैं जब विकल्प में 7 मौजूद नहीं हो। अगर विकल्प में 7 मौजूद है तो आपको आंख मीच के 7 चरण करने हैं, लेकिन विकल्प में 7 मौजूद नहीं है और वहां पर 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, उस प्रकार से जब विकल्प होते हैं, ऑप्शन है, तो आपको 100% 6 करके आना है। अगर 7 नहीं है तो कंडीशन अप्लाइड है, यहाँ पे ध्यान रखना। वहां पर होगा क्या कि आप लोग क्वेश्चन को गलत समझकर छोड़ नहीं आए, अरे यार इसमें तो विकल्प है ही 7 मतलब क्वेश्चन कटेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है बाद में आपत्ति दर्ज की जाए और कोई कमेटी बिठाई जाए उस क्वेश्चन पे और कमेटी डिसाइड करे कि नहीं ये क्वेश्चन कट जाना चाहिए, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन अगर आरपीएससी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड अड़ जाएगा तो यहाँ पर 6 चरण सही माने जाएंगे। 2 इतिहासकार एक बुक लिख रहे हैं उसमें है, पर वो कब अप्लाई होगा? जब उसमें ऑप्शन में 7 नहीं। ये फैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, इसीलिए ये बताना आवश्यक होता है। ये यहाँ पर अपवाद है एक बुक्स में, इसीलिए बता रहा हूँ, बुक्स है इसीलिए, गाइड होती तो मैंने बता था। 7 चरण है तो 100% 7 चरण, 7 विकल्प में मौजूद नहीं हो तो आपको 6 है तो 6 करके आना है, ये ध्यान रखना। तो ये एक फैक्ट था कि राजस्थान का एकीकरण कितने 7 चरणों हुआ, बाय द वे तो 6 चरणों में, ठीक है। अब देखिए कितनी रियासतें, कितना सब मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि एकीकरण के समय क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, ठीक है। यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर की रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ के दो, जोधपुर के दो, बात एक ही है, ठीक है। मारवाड़ और आगे उसका सेंटर है जोधपुर। तो एकीकरण के दौरान सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ या जोधपुर और इसका क्षेत्रफल है 45,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है? 45,000 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ और क्षेत्रफल कितना है? 45,000 वर्ग स्क्वायर फीट। ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आप पूछें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, जनसंख्या के आधार पर पहली रियासत है जयपुर। जयपुर के दो, ढूंढाड़ के दो, एक ही बात है। ढूंढाड़ इसीलिए क्योंकि ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र जहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, वो ढूंढाड़। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है जयपुर। और इन दोनों ही आधार पर सबसे छोटी रियासत है शाहपुर, ठीक है। चाहे आप इसको जन क्षेत्रफल के दो, चाहे आप इसको जनसंख्या के दो, किसी भी आधार पे सबसे छोटी रियासत कौन सी है
तो शाहपुरा है। अब आपके मन में शाहपुरा, क्योंकि शाहपुरा जयपुर में भी है, शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है, तो ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब बात करते हैं कि भारत संघ या राजस्थान संघ से अलग होने की दो शर्तें थी। राजस्थान संघ या भारत संघ से अलग होने की दो शर्तें, तो दो शर्तें कौन कौन सी थी आप ये देख लीजिए। पहली शर्त तो है वार्षिक आय। अच्छा, उससे पहले जब हमने क्षेत्रफल देख लिया है, जनसंख्या देख ली है, तो नई पुरानी भी देख लेते हैं, पहले वार्षिक आय ये देख लेते हैं कि राजस्थान या भारत संघ से अलग रहने की दो शर्तें हैं। अलग रहने की शर्त, पहला तो है वार्षिक आय जो है उन रियासत की कितनी होनी चाहिए, तो 1 करोड़ या उससे अधिक, 1 करोड़ या प्लस। ठीक है, 1 करोड़ प्लस अगर होगी उसकी वार्षिक आय, तो वो रियासत जो है वो भारत संघ या राजस्थान संघ से अलग रह सकती है। दूसरी शर्त ये थी कि उसकी जो जनसंख्या थी, वो 10 लाख या उससे प्लस। ठीक है, ऐसी रियासतें जो 1 करोड़ वार्षिक आय उपार्जित करती हो या जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वो रियासतें जो है वो भारत या राजस्थान से अलग रह सकती थी। ये शर्त लगाई थी, ये शर्त रखी थी, और इसी दो कंडीशन के कारण ही संघ बनाने की कोशिशें की गई थी, जैसे कि कोटा के राजा से, जैसे कि डूंगरपुर के राजा द्वारा, जैसे कि मेवाड़ के राजा द्वारा, जैसे कि जयपुर के राजा द्वारा जो कोशिश की गई थी वो इसी के तहत की गई थी कि आखिर हम हमारे सबको मिला के और या तो वार्षिक आय बढ़ा ली जाए या जनसंख्या हमारी बढ़ा ली जाए, ताकि हमको भारत संघ से बाहर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाए। किंतु ये जो दो शर्तें थी ये केवल 4 रियासतें पूरा करती थी। एक रियासत तो है जोधपुर की। दो शर्तें कौन सी? वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या है जो 10 लाख या उससे अधिक। ये जो दो शर्तें हैं ये कौन कौन सी रियासतें पूरी करती थी? तो एक तो जोधपुर कर रही है, एक कर रही है जयपुर, एक कर रही है बीकानेर, और चौथी रियासत है मेवाड़ या उदयपुर। देखिए, राजस्थान या भारत संघ से अलग रहने की दो शर्तें हैं वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक, जनसंख्या है 10 लाख या उससे अधिक। तो इन दो शर्तों को पूरा करने का मादा जो है वो इन 4 रियासतों में था केवल, और वो 4 रियासतें थी जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और मेवाड़। ठीक है, वापस देखिए आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर किसने किए इसकी बात हमने कर ली थी, और रियासती विभाग पटेल ने 7 चरणों या 6 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया। क्षेत्रफल के आधार पर मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है, सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा, और मारवाड़ का जो क्षेत्रफल है वो 45,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है जयपुर या ढूंढावन, और सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। अब बात यहाँ पे हम करते हैं सबसे पुरानी और सबसे नई। तो सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़। सबसे पुराना राजवंश भी यही है, गुहिल अर्थात अगुहिल अथवा सिसोदिया राजवंश। जब हम इतिहास की बात करेंगे, जब हम राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें इसको बड़े डिटेल से बताएंगे आपको। आप एक बार उसको पढ़ के उसके बाद एनालिसिस करना। तो पुरानी रियासत है मेवाड़, और नई रियासत झालावाड़। नई रियासत है झालावाड़। देखिए, 25 जुलाई 1947 बात हो गई, रियासती विभाग पटेल वीपी मेनन, यथा दूसरा जो प्रपत्र था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, और एकीकरण होता है 7 या 6 चरणों में। क्षेत्रफल के आधार पर मारवाड़ सबसे बड़ी है, सबसे छोटी शाहपुरा है। मारवाड़ का जो क्षेत्रफल है वो 45,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर पहली जयपुर है, ढूंढाड़
ये सबसे छोटी है शाहपुरा, सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़ और सबसे नई रियासत है झालावाड़। और राजस्थान या भारत संघ से अलग रहने की 2 शर्तें थी, वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक, जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक। और इन 2 शर्तों को पूरा करने का मादा या दम केवल 4 रियासतों में था, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और मेवाड़। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आजादी के समय राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत से अलग रहना चाहती थी। देखिए, कुछ चीजें बाय द वे पूछ ली जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको बारीकी से हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो 4 रियासतें ऐसी थी जिसने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था और वो चाहती थी कि हमको भारत संघ में शामिल नहीं होना है। कौन कौन सी बात सुनी है? जोधपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और धौलपुर। प्रथम दृष्टिया ये 4 रियासतें ऐसी है जिन्होंने भारत संघ से अलग रहने की घोषणा की थी। और भरतपुर तो वो रियासत है जिसने 15 अगस्त 1947 को आजादी का पर्व भी नहीं मनाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि भरतपुर रियासत तो वो रियासत है जिसने 1947 को जो पहले आजादी का त्योहार था हमारा, वो भी नहीं मनाया था। फिर जैसे जैसे भरतपुर को मनाया गया, फिर भी भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। ये दोनों रियासतें जो है ये यूपी के साथ जाता, ठीक है। पर आखिरकार इन दोनों रियासतों में जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में लोगों ने, यहाँ की जनता ने राजस्थान में मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजस्थान में मिलने की इच्छा व्यक्त की। और ये क्वेश्चन आपके एक बार आया हुआ है कि कौन सी रियासतों का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया। तो इन दोनों रियासतों का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। और एक रियासत हमारे और है जिसका नाम है सिरोही। अभी हम उसकी बात करेंगे। सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, ऐसी कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 बार हुआ या 2 भागों में हुआ? वो सिरोही है। और सिरोही वो रियासत है जिसका एकीकरण राजस्थान में जो शामिल की गई वो जन विद्रोह द्वारा की गई। ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ है कि राजस्थान में विद्रोह द्वारा या जन विद्रोह द्वारा कौन सी रियासत शामिल की गई? तो सिरोही। धौलपुर और भरतपुर जो है वो जनमत संग्रह द्वारा शामिल की गई थी। और ये जो है वो सिरोही जो है ये जन विद्रोह द्वारा इसके अंदर शामिल की गई थी। बात करते हैं हम एकीकरण के चरणों की, एकीकरण में रियासतों की, एकीकरण में ठिकानों की। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि एकीकरण कितने चरणों में पूरा, वो बात हमने कर ली है। एकीकरण में समय कितना लगा? राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखिए वर्ष, माह और दिन। तो इसमें है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8, 7, 14 याद रखना है आपको कि राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ऐसा ही एक समय का क्वेश्चन आता है जो कि संविधान से संबंधित है कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन लगे। ये ध्यान रखना, ये संविधान का वक्त है और ये समय है एकीकरण का, क्योंकि समय के आधार पर केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कितने वक्त में हुआ है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, और संविधान कितने समय में बनकर तैयार किया। भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को जो बनाया है वो 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाया है। ये दोनों यही पे याद रखने की आवश्यकता है, याद रखना चाहिए। वैसे दूसरा, भारत को एक धारा थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 से आजाद किया गया था। धारा 8 से आजाद किया गया था। ठीक है, जब हम ये धारा की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है, महिला सुपरवाइजर में आया था कि सती प्रथा निवारण अधिनियम कौन सी धारा से लागू किया गया था। एक क्वेश्चन ये महिला सुपरवाइजर 2015 में आया था, तो वो जो उत्तर है उसका हालांकि एकीकरण से संबंधित नहीं है, पर ये धारा है, वहां भी धारा है कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 की धारा नंबर 17 से निषेध लागू किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2015 में आया था कि कौन सी धारा, तो 17। कौन, यहाँ पे धारा कौन सी है, तो 8 है। आपको 8 धारा याद होते ही या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आते ही ये याद आ जाना चाहिए। ज्ञान कंपोजिट होता है, एक के बाद सीरियल से याद आता है, तो हमको क्या है कि उसको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर हमको धारा 8 आई तो धारा 17 का भी सीट 1829 के अधिनियम की धारा 17। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये धारा अगर 17 आती है तो हमको 8 याद आ जानी चाहिए। कौन सी, भारत को आजाद किया गया 1947 की धारा नंबर 8 से। समय, एकीकरण में समय लग रहा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और संविधान बनने में समय लग रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और भी आने की संभावना है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम एकीकरण के दौरान कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कितने चीफ कमिश्नरी प्रदेश और किस किस से क्या क्या क्वेश्चन आना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो सुनिए, एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ, एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, वो बात हमने कर ली है। अब एकीकरण के समय 19 रियासत, 19 रियासतों की बात कर रहा हूं मैं, एक की बात कर रहा हूं। 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी प्रदेश। अब देखिए, आप पहले क्वेश्चन जो आएगा एनालिटिकल क्वेश्चन कि एकीकरण में कुल कितनी इकाइयां थी। आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, बन सकता है। कुल इकाइयां करते ही हमको क्वेश्चन यहां पे क्या करना है, 19 और 3 22 और 1 23। ठीक है, क्योंकि 19 इकाई ये, 20 21 22 और 1 23 की ठिकाने अपने आप में इकाइयां हैं। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, इन फ्यूचर आने की संभावना है, अगर कोई एग्जामिनेशन होगा ढंग का देगा इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं 19 रियासतों की। तो जो 7 चरण है, प्रत्येक चरण में इसकी बात की जाएगी, कौन सी रियासत कब मिली। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सी रियासत कब मिली, राजा कौन है,
अगर कोई घटना घटती है साथ में इंपॉर्टेंट, तो कोई घटना रियासत में यही पूछा जाएगा आपसे, कौन सी रियासत कब मिली। कब में आपसे चरण पूछ सकता है, कब में आपसे तारीख पूछ सकता है, और कब में आपसे किसके साथ मिली, किसके साथ मिली, मतलब इसके साथ और कौन सी रियासत मिली थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये उसका दायरा, इसके बाहर नहीं जाएगा 101%। रियासत 19 में से कौन सी कब मिली है, राजा कौन है, कोई घटना घटी हो तो, कब में आपसे किस चरण में मिली, तारीख क्या थी, और किससे किसके साथ मिली, किसके साथ या किस रियासत के साथ मिली। तारीख के साथ साथ वो माह और वर्ष भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं हम ठिकानों की। ठिकानों की बात यहां करते हैं। ठिकाने हैं 3। एकीकरण के दौरान रियासतें 19 और ठिकाने कितने हैं, 3। तो पहला ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ कब मिला, तो हमको ये ध्यान में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कुशलगढ़ कहां है, तो बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कब मिला, तो बांसवाड़ा में जब मिला तो कुशलगढ़ में। कुशलगढ़ का राजा कौन है, तो राजा अभी हम लिखवाएंगे सबके अलग अलग कि कौन सा राजा किसका है, किस चरण में मिला, तो बांसवाड़ा जिस चरण में मिला उस चरण में कुशलगढ़ मिल गया, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात करते हैं नीमराना। सेम क्वेश्चन, नीमराना कहां है, तो अलवर है। नीमराना कब मिला, तो अलवर मिला जब मिला। कौन से संघ में मिला, तो अलवर कौन से संघ में मिला, उसमें अभी बात करते हैं। राजा कौन है, तो राजा के नाम लिखवाएंगे। क्वेश्चन बनेगा तीसरे से लावा। लावा एकीकरण के समय कहां था, तो जयपुर में था। कब मिला है, तो जब जयपुर मिलेगा तब। राजा लावा का राजा अलग से। वर्तमान में लावा कहां है, तो वर्तमान में लावा है टोंक में। ओके, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चीफ कमिश्नरी की बात करें हम, तो चीफ कमिश्नरी राजस्थान में एक था, नाम है उसका अजमेर मेरवा। ओके, इसको हम याद रखेंगे एक। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश है, ऐसे पूरे भारत में कितने थे, तो पूरे भारत में थे 4। कितने हैं, 4। अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग, चौथा दिल्ली। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बन सकता है कि इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बन सकता है कि ऐसा चीफ कमिश्नरी प्रदेश जो वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं है, तो उत्तर होगा बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। राजस्थान के एकीकरण में इकाइयां कितनी, तो 23। रियासतें कितनी, तो 19। ठिकाने कितने, 3। चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितने, तो 1। पूरे भारत में कितने, 4। ऐसा कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रदेश जो वर्तमान भारत में नहीं है, तो 1। कौन सा, तो बलूचिस्तान। उसको हमने याद रखा, ए बी सी डी। ठिकाने 3। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, नीमराना अलवर में है, लावा जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में है, और एकीकरण की इकाइयां कितनी, 3। ओके दोस्तों, इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही हमें प्यार दीजिए, और हमारा जो HP एजुकेशन का चैनल है और IJS एजुकेशन हब है, इसको आप ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।